देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों से महासंकट पैदा हो गया है। होटल, मकान और सड़कों में बड़ी बड़ी दरारों से लोगों में दर्द के साथ दहशत भी फैल गई है। पहाड़ों के दरकने से अब तक 686 से ज्यादा मकानों में दरार आ चुकी है। जर्जर मकानों से लोगों को निकालने का काम जारी है। असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम भी शुरू हो गया है। सरकार ने अब तक 81 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए अपना घर छोड़ने से बड़ा कोई दर्द नहीं है। पहले कम थी, लेकिन 10 दिन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा दरारें आई और उससे वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पूरी चारों तरफ से पूरी मकानें टूट गई, अंदर से भी सारी दीवारें आ गई, दरारें पड़ गई, पूरा लेंटर फट गया उसका। जो है 1.5 साल से जो है इन मकानों पे दरार आई है। उस टाइम तो जो है न सरकार ने न किसी ने ये उद्यम ने उठाया है। हमारी मकान टूट रखे, क्या करना, मकान मिलेंगे। सरकार हमको ये निवेदन है मकान मिले। हमारे छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ने लिखना है, 4000 से हमको क्या होता है। जोशीमठ को बचाने की जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक करके जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ में किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। जोशीमठ के आसपास सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलों में सर्वे का आदेश भी दिया है। असल कारण है अभी उसको ढूंढा जा रहा है, उस पर सर्च किया जा रहा है। असल कारण जब सामने आएगा तो उसके तदनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो अभी तात्कालिक रूप से कि लोगों को बचाया जाए और हर प्रकार से हानि को बचाया जाए। पहाड़ों के दरकने से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में रक्षा प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इन इलाकों का दौरा किया। उनका कहना है कि सुरक्षा बल किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। जब जैसी आवश्यकता होगी हमारे दस्ते तैयार हैं। आर्मी ने 10 या 11 दस्ते तैयार कर लिए हैं। मेडिकल के अलग होगी, इंजीनियरिंग की अलग होगी और शिफ्टिंग करने वाली अलग होगी। अगर किसी को कहीं पर रात में ही उठाना है, परेशानी हो गई है, उसकी अलग होगी, गाड़ियां अलग हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जोशीमठ में दरारों का सिलसिला पिछले कुछ महीनों का नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1971 में यहाँ कुछ घरों में दरारें आई थी। इसके बाद इसे लेकर चेतावनी मिली थी। इसके बाद 1976 में मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ के आसपास निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। 2021 में स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों को बंद करने का विरोध किया था और पुनर्वास की मांग की थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोशीमठ के पास एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में टनल के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मकानों में दरारें आईं। लेकिन एनटीपीसी ने ऐसी संभावना से इनकार किया है। एक्सपर्ट्स जोशीमठ के आसपास निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट है सरकार की, वैज्ञानिकों को, और हमारी जो स्वतंत्र वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? कि कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन अराउंड जोशीमठ शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो हमने कहा ये दोनों जगह है, कॉमन बात है, तो इसको पहले आप लागू कीजिए। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग और टिहरी में भी कुछ इलाकों में मकानों में दरारें आ गई हैं। सवाल ये है कि जोशीमठ के घरों में दरारों के लिए जिम्मेदार कौन है? इतने सालों से पर्यावरण एक्सपर्ट्स की चेतावनियों को क्यों दरकिनार किया गया? अगर उत्तराखंड के पहाड़ कमजोर हैं, तो वहां इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य क्यों कराए जा रहे हैं? विकास के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ तो होती है, लेकिन क्या हम विकास के नाम पर विनाश के लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नेचर के साथ विकास के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति को समझे बिना अगर आप विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं तो मुश्किलें आएंगी। जोशीमठ इसका एक उदाहरण है। और ये वार्निंग्स, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा, काफ़ी पहले से मिल रही थी कि यंग माउंटेन्स हैं और अगर इस तरह के कामकाज वहाँ होंगे तो फिर ये मुश्किलें आएंगी। आज पूरा जोशीमठ अस्तित्व के संकट पर खड़ा है। पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा। बहुत सारे सवाल हमारे आपके बीच में। हम लोग जो दूर रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वहाँ की ज्योग्राफी का अंदाज़ा नहीं, उनको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा हुआ क्या जोशीमठ में।
तो उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विकास की अंधी दौड़ जिम्मेदार है, ऑब्वियसली सरकारें ही जिम्मेदार होंगी, किसी एक स्पेसिफिक की नहीं। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में सब कुछ हो रहा है उससे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल में आपसे उनसे परिचय करा देता हूँ, हमारे साथ भूवैज्ञानिक के सिद्धार्थ जी हैं, साथ ही विमलेंद्र झा जी हैं, पर्यावरणविद हैं, विपिन कैंथोला जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनीष खंडूरी कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे और हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, एकदम आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है जोशीमठ में? हुआ क्या कि जोशीमठ पूरी तरह से और वास्तविक रूप में यह आधारित है एक भूस्खलन के डेब्रीज मतलब उसके मलबे पर आधारित है। अब भूस्खलन के मलबे पर अगर वह आधारित है तो वहां पर समस्या यह आती है कि उसमें से पानी रिसकर भीतर की ओर जा सकता है, और पानी रिसकर जितना भीतर की ओर जाएगा उसके आधार को वह उतना ही कमजोर करेगा। यह उसकी प्रकृति की स्थिति है। साथ ही साथ यह भी है कि जोशीमठ के 3 तरफ में नदियां हैं, और वो जो नदियां हैं उनका पानी भी रिस कर भीतर की ओर आता है, और आएगा ही आएगा, या आता ही आता। हो सकता है यह 200 वर्षों के बाद होता, 500 वर्षों के बाद में होता, या बहुत धीरे धीरे होता। यह इसकी प्रकृति की स्थिति रही है। अब इस प्रकृति की स्थिति में जो इजाफा हुआ है, जिस बात की वृद्धि हुई है, वह इस बात की वृद्धि हुई है कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्थान पर लोगों ने जो परिवर्तन आया है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, वहां पर जो वेदर इवेंट्स है वो बहुत इंटेंसिफाई कर गया है। गर्मी भी पड़ रही है, और जो वर्षा हो रही है वो वर्षा बहुत ही तेज हो रही है। अब तेज वर्षा हो रही है तो ऊपर की मिट्टी वहां से हट जा रही है, और जब मिट्टी हट जा रही है और कुछ वहां पर जो रिसाव है वो उतनी अच्छी खासी मात्रा में हो नहीं पा रहा है, तो मिट्टी ऊपर के चट्टानों को, सभी चीजों को, मतलब कि पेड़ पौधों सबको लेकर साथ में गुजर जा रही है। अच्छा, और क्या किया उस स्थान पर? जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उन्हें इतनी समझ में नहीं आई। उन्होंने पेड़ लगाने के नाम पर ओक के पेड़ को हटाकर पाइन का पेड़ लगा दिया। तो पाइन का पेड़ इसलिए लगा दिया कि पाइन के जो पत्ते गिरते हैं उससे लगता है कि पूरे पत्तों का पर्ण ढेर बन गया है, जमघट लग गया है, तो लगता है कि पेड़ अच्छा है। लेकिन ओक में जो सुदृढ़ता होती है मिट्टी को बांधने की, वह पाइन में नहीं होती है। अब इसके बाद क्या हुआ? इतनी बात तो हो ही रही थी। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इस कंस्ट्रक्शन में जो ब्लास्टिंग है, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था विष्णु गंगा का और जोशीमठ के आसपास में, 2 वर्ष पहले ही इसका एक लक्षण समझ में आया। लक्षण साफ दिख रहे थे क्योंकि बाढ़ आई थी उस स्थान पर, और उस बाढ़ में हाइडल पावर प्लांट भी पूरी तरह से बह गया था। तो वह एक लक्षण था, उस लक्षण को हम लोगों ने नहीं माना। ब्लास्टिंग से क्या होता है कि इस स्थान पर नीच की चट्टानें हैं। अब नीच की चट्टानें हैं तो उन चट्टानों में जो संधियां हैं वो संधियां बढ़ जाती हैं, वह एनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और उसके सहारे पानी नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है। अब वो पानी नीचे में कहां से कहां चला जाता है ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, जब पानी वहां से गया जहां पानी नहीं जाना चाहिए था, तो होता क्या है कि ऊपर की स्थिति, ऊपर की पूरी संरचना बहुत ही कमजोर हो जाती है। इतना ही नहीं, नीस है, नीस का वहां पर लोगों ने तोड़ के उसका बहुत वियर एंड टियर कर दिया। जब वियर एंड टियर कर दिया तो उसका भड़कना भी तय हो जाता है उस स्थान पर। तो ढाल पर आपने पेड़ नहीं लगाए, पेड़ जो था उसको काट दिया आपने, और वहां पर जब पेड़ को काट दिया तो जो ग्लाशियल थे उस स्थान पर वो सारे के सारे नीचे की ओर बहकर चले आए। जब इतने से संतुष्ट नहीं हुआ तो लोगों ने क्या किया कि ऊपर के पूरे भाग पर, जहां पर की अच्छी खासी मात्रा में ड्रेनेज मतलब अपवाह हुआ करता था, अपवाह मतलब पानी बह जाता था, उसको तरह तरह से कहीं पर घर बनाकर, कहीं पर रोड बनाकर उसको रोक दिया। तो रोक दिया तो पानी रुक गया। अब ध्यान दीजिए, पानी रुका हुआ है, नीचे में वह मलबा है, मलबा मतलब कि भूस्खलन से प्राप्त मलबा है। उस मलबे को हम लोगों ने ब्लास्ट करा कर उसके सारे संधियों को हम लोगों ने बड़ा कर दिया है। तो पानी रिस कर नीचे गया, और जब नीचे गया तो ऊपर में जो जिन लोगों ने अपने घर बनाए थे, और घर किसने बनाए थे, तो घर जो पहले बना हुआ करता था इस स्थान पर वह लकड़ी का बना हुआ करता था। इससे जो कॉलोनियल मानसिकता है, जो औपनिवेशिक मानसिकता है, इसने क्या किया कि हमें प्रॉम्प्ट कर दिया कंक्रीट के ऐसे घर बनाने के लिए जिसमें कि पिलर डालते हैं। यह वहां के लिए उपयुक्त बिल्कुल ही नहीं है। और
और तो और यहाँ से जो लोग उस स्थान पे जाते हैं जोशीमठ पे घूमने के लिए, उन्हें लगता है कि दिल्ली की तरह की जीवन शैली, उसी तरह के कमरे वहां मिल जाएं। अब ये पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं होता है सिवाय भारत के छोड़कर। भूटान में चले जाएंगे तो जो एक्चुअली सिद्धार्थ जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, मैं आपसे सवाल को इसी में जोड़ता हूँ स्थान पर कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहां भी उनको चाहिए कि एक बिल्कुल 5 स्टार दिल्ली मुंबई जैसा होटल का कमरा हो, वैसे ही कंक्रीट का जंगल, मतलब वो संभव नहीं है ना। वहां की जो प्रकृति है, जहां का नेचर है वो डिफरेंट होगा, और आप पहाड़ में गए हैं। तो मुझे ये बताइए सिद्धार्थ जी कि ये जो एक बात कही जा रही है कि एनटीपीसी वहां पे एक टनल बना रही है, वो पहले बना रहे थे, फिर बीच में कोई मशीन फंस गई, उसको निकालने के लिए ब्लास्ट किया, तो जो इमीडिएट ट्रिगर है जो वो तो बहुत लंबे समय से जो आप बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे हो रहा था और छेड़छाड़ हो रही थी, ये इमीडिएट ट्रिगर क्या उसकी वजह से हुआ? हालांकि वो खंडन कर रहे हैं, आपका क्या अनुमान है उस पर? नहीं, इमीडिएट ट्रिगर नहीं, लेकिन ट्रिगरिंग जो होता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। मतलब कि आपने एक ट्रक का आगे के चक्का के नट खोल दिया तो क्या करेगा, दूसरे नटों को उसको वियर एंड टियर करेगा, उसको जो चक्का निकलेगा, उसके बाद दोनों चक्के निकल जाएंगे, उसके बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप कहेंगे ट्रक का एक्सीडेंट मेरे कारण थोड़ा ही हुआ है, लेकिन टनलिंग बनाते हैं तो आप कितना ब्लास्टिंग करते हैं, कितने अधिक मात्रा में उस स्थान पर ब्लास्ट मटेरियल का यूज करते हैं, और उस ब्लास्ट मटेरियल से क्या होता है, पूरा हिल जाता है, जितने भी संधियां वो इनलार्ज हो जाती हैं। तो एनटीपीसी कहीं से भी यह क्लेम नहीं कर सकता कि उनकी वजह से नहीं है। यह इमीडिएट नहीं होता है, भू विज्ञान में कुछ भी इमीडिएट नहीं होता है, वह धीरे धीरे ही होता है, और यह धीरे धीरे होते हुए कैस्केडिंग इफेक्ट है। मतलब इसे आप कह सकते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, एक के बाद दूसरा, और एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा भाग भड़क कर ऊपर से नीचे की ओर गिर चुका होगा। इसे टेक्निकली अगर आप बोलेंगे तो ये मैक्सिमम डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, और ये डिसऑर्डर इतना हो जाएगा कि पूरे के पूरे स्थान पर जितने भी सेटलमेंट है, इनहैबिटेशन है, उनको बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अभी तो हमारे पास समय है कि लोगों को इवैक्यूएट कर पा रहे हैं, एक समय आएगा कि इवैक्यूएट भी नहीं कर पाएंगे उन्हें। जी विपिन कैंथोला जी, अभी जो हमारे वैज्ञानिक साहब बता रहे हैं कि जो विकास की प्रक्रिया चलाई जा रही है इन इलाकों में, उसमें बात सुन के मुझे यही लग रहा है सिद्धार्थ जी कि कोई ये नहीं सोच रहा है कि वहाँ अंधाधुंध जो चल रहा है, डैम बनाओ, सड़क बनाओ, बाईपास बनाओ, टनल बनाओ, कुछ लोग ये भी कहते हैं, किसी ने मुझे बताया, मुझे करेक्ट करिएगा सिद्धार्थ जी, कि ये जो जोशीमठ है पूरा ये एक ओवर द पीरियड एक मलबा डेब्रिज इकट्ठा हुआ उसके ऊपर बना हुआ है। तो आप जो सरकारें हैं वहाँ की, आपकी है, इससे पहले कांग्रेस की थी, आप लोग ये कतई नहीं सोच रहे हैं क्या कि उस शहर के लिए, उस जगह के लिए आप क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि आज पूरा शहर के शहर तबाही के मंजर पे खड़ा हो गया? देखिए नीरज जी, भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर जिस ओर जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी होगी, और फिर इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि आपकी सरकार दोषी है, उनकी सरकार दोषी, लेकिन सरकारें दोषी हैं सर, ये बात, इसमें कोई इब्बट नहीं हो सकता। प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं नीरज जी। नीरज जी देखिए, हम सब लोग उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग, हम सब लोग पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, और पहाड़ों में आपदाएं किस प्रकार से आती हैं हम सब लोगों ने देखा। और एक और बात इसलिए भी है क्योंकि विकास इसलिए आवश्यक है, अगर जिस प्रकार से मैं कहूँ। ओह, कैंथोला जी का लिंक डाउन हो गया है। मनीष जी आपको आवाज आ रही? अच्छा आ गए। विपिन जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ कंटिन्यू करिए सर। देखिए नीरज जी, हम सब लोग जानते हैं उत्तराखंड में किस प्रकार की त्रासदियां आती हैं, और हम सब लोग पहाड़ में रहने वाले लोग विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, और पहाड़ के लोगों को भी विकास दिखना चाहिए, पहाड़ के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से चीजें देख रहे हैं, पहाड़ों से बदस्तूर जो हमारे लोग दिल्ली चले गए, महानगरों में चले गए, वो वापिस नहीं आते। आखिर किस प्रकार से पहाड़ों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, किस प्रकार से पहाड़ों में जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, इसके लिए लेकर के सरकारों ने चिंता की, और उस समय की चिंतन से यही निकला कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जाए, हर क्षेत्र को कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। और हम ये भी चीज न भूलें कि हम जब बहस करते हैं या चर्चाएं करते हैं तो एक चीज निकल के आती। मैं तो बहुत समय से चर्चाएं देखता था, तो सभी लोग एक बात कहते हैं कि साहब अब चाइना जो है वो बॉर्डर तक पहुंच गया है, हम जो उत्तराखंड राज्य है, हम सब लोग जानते हैं दोनों इंटरनेशनल कंट्रीज से घिरा हुआ है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चाइना है।
तो किस प्रकार से हमारी सेना को रसद पहुंचाया जा सके, किस प्रकार से हमारी बेहतरी की जा सके, और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करते हुए जब से हमारी सरकारें आई हैं, हमने देखा 2013 की त्रासदी देखी थी, और दैवीय त्रासदियां उत्तराखंड के भाग्य में लिखी हुई हैं। लेकिन नहीं विपिन जी, फिर विपिन जी सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पॉलिसी जिम्मेदार नहीं, कोई थिंकिंग प्रोसेस जिम्मेदार नहीं, जो हुआ सब ऐसे ही हो गया। कौन कह रहा है कि विकास नहीं चाहिए? लेकिन एक शब्द यूज किया जाता है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबिलिटी। आप समंदर के बीच में जाइए, 100 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, वो भी तो संभव है ना, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना, अलग अलग इलाकों की टोपोग्राफी समझ के अलग अलग विकास किया जाता है। नीरज जी, उत्तराखंड प्रदेश जो है, ये उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अब अगर जो आप देखेंगे ज्योग्राफिकली, तो 68% वन आच्छादित हमारा क्षेत्र है। 68%, 68% हमारे यहाँ वन है और बाकी एग्रीकल्चर लैंड है। उसमें सब तमाम काम हमारे प्रदेश के होते हैं। वहाँ लोग भी रिहायशी करते हैं, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पे मठ भी है, वहाँ पर टूरिज्म भी है। और किस प्रकार से हम अपने राज्य को बेहतर कर सके, किस प्रकार से अपने राज्य को बेहतरी की ओर ले जा सके, सरकारों की यही मंशा रहती है। अब हम कहें पीछे की ओर की ये हो गया वो हो गया, सुर में जाना नहीं चाहता। तो सरकार की विपिन जी नहीं, आप बार बार उसको देखिए विपिन जी, एक बहुत ईमानदारी की बात ये होती है, आज जो कुछ हुआ जोशी मठ में या हो रहा है, और ये आज नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, वार्निंग्स थे, क्यों हो रहा है? अगर आप इतना समझदारी से काम कर रही थी सरकारें, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही की सरकार ने किया, तो 1971 से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वार्निंग्स मिल रही हैं, तो क्यों हुआ? अगर सब कुछ आप इतना सोच समझ के कर रहे हैं तो फिर देखिए नीरज जी, जिस प्रकार से हमारा स्टेट नया राज्य है, हमारे राज्य में किस प्रकार से हम उसको साउंड कर सकें, किस प्रकार से इकोनॉमी बेहतर उसके, किस प्रकार से हम युवा जो हमारे उनको स्वरोजगार या रोजगार अपने स्टेट में दे सके, इन सब चीजों को लेकर के हम टूरिज्म स्टेट के नाते किस प्रकार से डेवलप कर सकें। और किस हमारे यहाँ देखिए आप, वहाँ पर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बहुत सारे लोग जो देश ही नहीं विश्व के सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो हमारे प्रदेश में आते हैं। उनके लिए किस प्रकार से हम बेहतर व्यवस्थाएं कर सके, किस प्रकार से उनके रहने के लिए अच्छे होटल्स हो, अच्छे घर हो, वो हम उनके लिए कर सकें। इन सब चीजों को हमने किया है। और ये आपदा है, अभी केंद्र सरकार की टीमें भी यहाँ पे आई हैं, स्टेट की जो हमारी टीमें हैं, IIT रुड़की है, हमारा जो वाइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून है, वो लोग हैं, तमाम जियोलॉजिकल लोग इस समय सर्वे कर रहे हैं। अब हम किस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट नहीं हो, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर हम विपिन जी, ठीक है, दोबारा इस पे अभी आगे इसके लिए क्या किया जा सकता है वो हम लोग थोड़ा और लेटर पार्ट में करेंगे। पहले समझ तो लें कि वहाँ हुआ क्या। मनीष जी, विकास किस कीमत पर होना चाहिए? इसी कीमत पर? देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि करीब 2 साल हो गए, फरवरी 21 को जब रैणी में ये आपदा आई थी, उस समय भी हम इस तरह से बात कर रहे थे, और शायद 2013 में जब आपदा आई थी तभी भी यही बात कर रहे थे, विकास किस कीमत पे करें। मेरा ये मानना है, देखिए, कि जो कारण हैं, अगर आप एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वे से देखें तो इसके जो लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं वो तो है ही हैं, और उत्तराखंड में जो विकास हुआ है उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। पर मुद्दा ये तो है ही है, ये तो लॉन्ग टर्म मुद्दा है, पर ये शॉर्ट टर्म मुद्दा अगर आप देखेंगे तो फरवरी 21 में रैणी में आपदा आई, उसके बाद एक बड़ी क्लियर वार्निंग थी। उसके बाद नवंबर 2021 में, उसी के 6-7 महीने बाद, जोशीमठ में क्रैक्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। उसके बाद 2022 में एक इंडिपेंडेंट कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट भी दी थी सरकार को। उसके बाद फिर से जनवरी में ये फिर शुरू हुआ। तो ये जो रिस्पॉन्स, मैं आपका अटेंशन यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ कि कच्चे पहाड़ तो उत्तराखंड में हैं और सालों से ये हम देख रहे हैं, आपदा आ रही हैं, बट जो सरकार का रिस्पॉन्स है वो एक फेलियर ऑफ द इमेजिनेशन है, एक फेलियर ऑफ कॉम्पिटेंस है, ये कहना चाह रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जो रिस्पॉन्स दिया है भाजपा से, वो निराशाजनक है, वो उनके कद से बहुत कम और छोटा है। और जिस तरह से आप 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको, जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है, देखिए मैं वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, मैं बार-बार वहां गया हूं, जो रिहैबिलिटेशन वहां पे हो रहा है, अगर आप रिहैबिलिटेशन के नाम पे उसी नगर पालिका में, उसी शहर में आप लोगों को सेटल करेंगे, पहली बात यह है, तो क्या आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है क्या?
दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है मुख्यमंत्री जी को, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति का धरोहर है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि पुराने जमाने से यहाँ पे कई सालों से ये पहाड़ जो है ये धंस रहा है, अगर हमें पता है यहाँ पे परेशानियां हैं, तो मुख्यमंत्री जी को वहां पे रहना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी आपदा है और इतना बड़ा मनीष जी, आप फौरी तौर पे ना रफू कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं स्वयं कि आप चुनाव वहां से लड़ चुके हैं, आपको मुझसे ज़्यादा वहाँ के बारे में पता। हम लोग तो दूर से देख रहे हैं, आप चप्पे चप्पे से परिचित हैं वहाँ पे। ऐसा थोड़ी 2021 में ही पहली बार वार्निंग आई थी। अभी आपके सामने भूवैज्ञानिक सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, धीरे 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 होता है। 20 साल से हो रहा है, आप भी सरकार में रहे हैं। क्या किया था आपने, क्या किया बताइए ना। आज रिहेबिलिटेशन काम कैसा चल रहा है, कितने लोग डिस्प्लेस किए जाएंगे, कहाँ नया घर मिलेगा, ये बात की बात है। पहले तो ये बताइए कि ये आप लोगों ने, दोनों लोगों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने नाम नहीं लिया किसी का कि फलाने की सरकार, दोनों लोगों ने क्या किया है बताइए। कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस 2010 में 1976 में मिश्रा कमेटी की रिस्पांस थी, रिपोर्ट थी, वो कांग्रेस सरकार ने दी गई थी, जिसमें क्लियरली आउटलाइन किया गया था कि क्या कारण है और क्या करना चाहिए। 2010 में जयराम रमेश जी ने, जब when he was environment minister, हमने एक डाम को रोका है, वहां पे हमने रोका है। तो ये आप किसी हालत में किसी भी पेश में नहीं कह सकती कांग्रेस ने जो किया है वो ऐसा किया है जो इतिहास में या परिणाम से आप गलत कह रहे हैं। एक दूसरी मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं ना हमारे भाजपा के मित्र, जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पे डेवलपमेंट होता है और लोग आते हैं और सारा काम होता है, ये जो इनकी जो जिम्मेदारी है ये विफल हुई है। ही इज ट्राइंग टू अवॉइड इट एंड देयर इज अ सिचुएशन राइट नाउ। अभी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि आपको जो सोचना है आप लॉन्ग टर्म के लिए तो सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म में क्या सोच रहे हैं, आपका रिस्पांस क्या है ये तो देखिए। बताइए भाई विपिन जी, देखिए आप दोनों लोग एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आप दोनों लोग वहीं के हैं और इस डिबेट को जो लोग सुन रहे देख रहे होंगे वो आपकी सीरियसनेस को भी जज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा निवेदन है मेरा, सोच समझ के बोलिए। 1976 की रिपोर्ट है कमेटी की कि हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत साफ तौर पे ये मतलब एक सबको मालूम होता है सामान्य बुद्धि वाले को कि हर इलाके के हिसाब से अलग अलग विकास के मॉडल होते हैं। जो जिस तरह की बिल्डिंग प्लेन में बन सकती है उस तरह की बिल्डिंग पहाड़ों में नहीं बन सकती है। फिर भी अंधाधुंध चला है ना वहाँ पे कार्यक्रम। इसमें ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ कंपनियों ने ही और डैम वालों ने ही किया है, लोगों ने भी, सरकारों ने मंजूरी दी कि होटल बनाओ, घर बनाओ, कहीं भी बना लो। ये किया गया है आप लोगों की तरफ से, परिणाम आपके सामने है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग तो वहीं के हैं, बताइए। देखिए नीरज जी, मैं पहले भी कह रहा था कि मैं पॉलिटिकल किसी पर आक्षेप करूंगा तो लंबी जाएगी। अब खंडूरी जी ने छेड़ दिया है तो खंडूरी जी का दुरुस्त कर देते हैं हमको कि किस प्रकार से 2004 में जब बात आई थी, 2003 में प्रस्ताव दिया था एनडी तिवारी की सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव दिया। 2004 में इसको स्वीकृत किया गया, 2005 में इसका एमओयू, जब हमारी केंद्र की सरकार चली गई 2005 में इस विष्णुघाट परियोजना का एमओयू हुआ। अब 2007 में हमारी सरकार आती है, हमारे मुख्यमंत्री होते इन्हीं के हमारे जो मित्र हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री थे ऋषि खंडूरी जी, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, उसे बंद किया गया। और 2011-10 में जब हरीश रावत जी जल संसाधन मंत्री थे तो बहुत हंगामा हुआ उत्तराखंड के अंदर और उस क्षेत्र के लोगों ने बहुत आंदोलन किया, लेकिन उस योजना को फिर से लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। भाई आप आज केवल और केवल विपक्ष में हैं तो इसलिए आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे या बीजेपी पर दोष मढ़ेंगे। आप 1971 से क्या कर रहे थे? अगर जो मैं आपसे पूछूं कि 1971 में जब वार्निंग दी तो उसमें किसकी सरकार थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई नहीं रही। तो इस प्रकार से दोषारोपण करना, इस प्रकार से बातें करना, आज केवल पॉलिटिक्स के लिए, केवल विपक्ष में आप हैं इसलिए दोषारोपण कर देना, अपने जो आपने जो कृत्य किए हैं उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी उत्तराखंड के लोगों से, जोशीमठ के लोगों से। तो आप राजनीति कर रहे हैं वहां पर जाकर के। मुझको तो लगता है कि शायद कांग्रेस के जमाने में ऐसा विकास होता था नीरज जी कि कांग्रेस की सरकार में जो सड़कें थी वो हाथ से खोदी जाती थी और जितने नेता वहां पर कांग्रेस के राजनीति कर रहे हैं, जब फ्लड आता तो हाथ से रोकने का काम करते थे। इस प्रकार का विकास शायद कांग्रेस में होता था। मैं इस डिबेट को इस वक्त ले जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो काम किए हैं उन कामों को बचने के लिए आप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और भी जी खंडूरी जी से जवाब ले लें, करना चाहिए। पार्टियां भी आप लोग आपस में मतलब
पहले इधर भी रहते उधर भी रहते, दोनों लोग मतलब। अब बताइए खंडूरी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ राजनीति में मत जाइए, अपने राज्य के बारे में सोचिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करें। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि आपस में वर्सेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए सर। नहीं, ये आपने गलत बोला, जो मेरे भाजपा के मित्र हैं उन्होंने और भी गलत बोला है। आज की जो मैंने आपको मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने शुरुआत ये की थी कि ये परिस्थितियां पहले थी, इसके कारण भी पहले थे, और ये 20 साल से चल रही है। अगर हम आज पर डिस्कशन करेंगे साहब, तो अगले बार भी जब आपदा आएगी तो डिस्कशन यही होगा। फर्क इसमें है कि आपकी सरकार का रिस्पॉन्स क्या है, एक, दूसरा आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, दो, और जिस तरह से जो मेरे मित्र अभी यहाँ पे जो हंस रहे हैं, क्योंकि शायद वो सीरियस नहीं है इस जो ये केस हुआ है, पर जो रिस्पॉन्स है, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि ये बाद में भी होगा, ये आपदा आएगी, ये फिर से आएगी, और फिर आप और हम यहाँ बैठेंगे। उस इतिहास से, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार का जो रिस्पॉन्स अभी है, जोशीमठ में जो रिस्पॉन्स है, जो होना चाहिए, वो जितनी तेजी से जो हमारी उम्मीदें थी वो नहीं हो रहा है। और इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर हम प्रोटेस्ट करें तो वो राजनीति हो जाती है, और हमारे मित्र जब संज्ञान में लेते हैं प्रधानमंत्री, वो राजनीति नहीं होती। जब काम कुछ नहीं होता वो राजनीति नहीं होती। राजनीति सिर्फ हम कर रहे हैं जब ये मुद्दे उठा रहे हैं कि आपको जोशीमठ के लिए क्या करना चाहिए। सो आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद यू कंप्लीटली। मेरा यह मानना है आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल वे में करिए। 1976 में जो रिकमेंडेशन आई थी, आज की डेट में जो कमिटी बैठेगी उसकी रिकमेंडेशन भी वही होगी, वही 4 पॉइंट आपके होंगे। जो हमारे मित्र जो शुरू में जो बोले थे उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी आप देखेंगे उसको, तो ये डिबेट्स आपकी चलती रहेंगी। नहीं मनीष जी, मनीष जी विपिन जी दोनों लोग रुक जाइए सर, रुकिए सर प्लीज सर। विपिन जी आप सरकार में हैं, आपको ज्यादा स्वीकार करना चाहिए, वो तो ठीक है, अभी तात्कालिक रूप से विपक्ष में है। हाँ, नहीं तो फिर आप लोग, मैं दोनों लोगों को कह रहा हूँ, देखिए ये बहुत सीरियस इशू है, वहां लोग परेशान हैं, जिसका घर उजड़ गया है, जिसको घर छोड़ना पड़ रहा है, जो 40 साल से वहां रह रहा है, अगर उसको घर से निकाला जा रहा है कि आप दूसरी जगह जाइए, आपको दर्द समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का क्या दर्द होता है, और आप दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। मुझे कोई भी आदमी बता दे कि पिछले 40-50 सालों में क्या डेवलपमेंट प्लान आप लोगों ने बनाया था, ये जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। रुकिए सर, विमलेंदु जी सर, अभी रुकिए ना, आप दोनों लोग थोड़ा सा विद्वानों से ही बात कर लें सर, आप लोगों की सुन ली मैंने। विमलेंदु जी, जोशीमठ हो या इससे पहले और जगहों पे वहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये जो पूरा आपका ऑब्जर्वेशन होगा इसमें, ये क्या एक विकास हम इस कीमत पे करने निकल गए, अंधाधुंध कोई सोच नहीं रहा है, बस बना देना है किसी भी तरीके से, सड़क बनानी, 2 वे हाईवे बना देना है, इसके पीछे की सोच क्या लगती है आपको? कोई सस्टेनेबल मॉडल दिखता है आपको, या ये ऐसे ही चलता रहता, रिपोर्ट आती रहती है, फिर नया काम शुरू हो जाता है, और झेलता वो आदमी है जिसका घर 40 साल बाद वहां उजड़ रहा है? सही बात है नीरज जी। तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो विकास का अधिकार सबको है, हम चाहते हैं कि सब विकसित हों, वो तो सबसे पहले एक बात है। दूसरा ये है कि विकास का चोंगा पहना करके अगर आप विनाश परोसते हैं तो फिर वो एक बेईमानी होगी। और हम अगर देखें तो इन सारे अभी जो स्थिति उत्तराखंड की है, और एक बात मानना बहुत आवश्यक है कि हम और आप आज जोशीमठ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसी साल के अंत तक हम कर्णप्रयाग के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी दशक के अंत में जाकर के हम अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और हिमाचल के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो नीति या नीयत जो हम जोशीमठ में देख रहे हैं, चाहे वो लापरवाही की नीयत हो, चाहे वो करप्शन की नीयत हो, या फिर लैक ऑफ गवर्नेंस की नीयत हो, ये सब कुछ का परिणाम ये है कि 50 वर्षों तक हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी, हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी, हमारे जो भूवैज्ञानिक आज बैठे हैं, वो साथ ही साथ बहुत सारे लोग हर साल कहते आ रहे हैं कि जो चीज, जिस तरह का मकान आप गुड़गांव में बनाते हैं या दिल्ली में बनाते हैं या बैंगलोर में बनाते हैं, या जिस तरह की टनलिंग आप प्लेन्स में कर सकते हैं, उस तरह की टनलिंग या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप हिमालय में ना करें। इसके बारे में सख्त रूप से रिपोर्ट्स आए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखें 2012, 2013 में जब दीपक मिश्रा जी ने और उन्होंने जब कहा था कि कोई भी और डैम्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है? और इसमें तो मुझे ये लगता है कि ये एक
एक दिवालियापन है, मानसिक, राजनीतिक और साथ ही साथ करप्शन है, चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन हो या इकोनॉमिक करप्शन हो, क्योंकि सब कुछ सारा का सारा साइंस पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बाकी लोग कवायद कर रहे हैं कि एक कमेटी और बनेगी और 2 कमेटी और बनेगी और इसकी जांच और होगी। जांचें हो चुकी हैं, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो हमें ज्ञात में नहीं है, जो हमें पता नहीं है, चाहे वो उसकी भू संरचना के बारे में हो, चाहे वो उसके जल संरचना के बारे में हो, चाहे उसके एक्विफर्स के बारे में हो। कितनी स्टडीज आ चुकी हैं और फिर भी ये जो तपोवन प्रोजेक्ट है, बताइए आप, जब हमें पता है कि लैंडस्लाइड के ऊपर है, 3 साइड से नदी है, ऑलमोस्ट खोखला है, फिर भी टनलिंग प्रोसेस हो रहा है। लगभग पूरे के पूरे उत्तराखंड में 65-66 जो है टनल्स बनाए जा रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा रेल के टनल्स बनाए जा रहे हैं, लगभग पूरे के पूरे उत्तराखंड में हम अपने टूरिस्ट भाई बहनों के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए हम 4 लेन हाईवे बना रहे हैं। लेकिन आपके अंदर कैरिंग कैपेसिटी उस चीज की है या नहीं है जिसके बारे में लिखा जा चुका है। तो ये हम तो ये कहेंगे कि मूर्ख हमारे साथ जो राजनीतिक क्लास है, वो चाहे वो मूर्ख है या फिर वो करप्ट है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता। और उसका देखिए आप, आज हम जोशीमठ के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोगों को विस्थापित करेंगे। आप कितने जोशीमठ को विस्थापित करेंगे? आप कितने जोशीमठ के ऊपर आप लोगों को बताएंगे कि आप ये शहर छोड़कर के दूसरे शहर चले जाएं? क्योंकि आप अभी तो दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं जो उत्तराखंड से हैं, उनसे आप खुद पूछ लीजिए कि टिहरी की क्या स्थिति है, कर्णप्रयाग की क्या स्थिति है, और वो लिख के अगर आज हमें दे दें कि अगले 6 महीने के अंदर किसी और शहर में ये ढलान नहीं होगा और कटाव नहीं होगा और गहरे नहीं गिरेंगी, तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हम जैसे लोगों के जब हम लोग ये बात उठाते हैं, या फिर हमारे जो भूवैज्ञानिक थे वो और बाकी बहुत सारे लोग, रवि चोपड़ा जी से लेके सुंदरलाल बहुगुणा जी, सब लोगों ने इसके बारे में लिखा है, तो उनके बात को हम क्यों कहते हैं कि विकास विरोधी हैं? आज अगर हम जोशीमठ के बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते और मैं ये बात उठा रहा होता, तो बहुत इजीली आज इस प्रोग्राम में भी सर्टिफिकेट बांटा जाता कि ये तो विकास विरोधी लोग हैं, ये तो लेफ्ट लीनिंग है और राइट लीनिंग है और फलाना लीनिंग है। इस समझ को समझना बहुत आवश्यक है कि विकास आवश्यक है, लेकिन किस कीमत पे और किस जगह पे। मतलब कुछ तो कारण होगा कि वेस्टर्न घाट्स और हिमालय में डिफरेंस है। आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूं, तो सुन तो लो भाई, कि आप जिस तरह का फ्लाईओवर बना सकते हैं दिल्ली में, उस तरह का हाईवे आप नहीं बना सकते हैं कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमें भी विकास का अधिकार है। और उस पागलपन में, उस दिमागी दिवालियेपन में आप इस होड़ में लगे हैं। आप देखिए कितने रोड प्रोजेक्ट्स, कितने टनलिंग प्रोजेक्ट्स, कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब विमलेंदु ये बताइए, हर 10 किलोमीटर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा है पूरे हिमालय में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड के बारे में आज आप चर्चा कर रहे हैं, ये स्थिति जो है पूरे हिमालय की होने वाली है। हमारे साथ जो भूवैज्ञानिक जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए ये बात कि हर 10 किलोमीटर पे एक हम बड़ा डैम बना रहे हैं, बड़ा, छोटे तो कितने सारे बना रहे हैं, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। और बिना पब्लिक कंसल्टेशन की, लोग से नहीं पूछा जाता है कि उनको एक कैसा विकास चाहिए। उनके एक बार बताएं, ये कैसा विकास जब उनके जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड ले लिया जाए? तो ये नेतागण तो करप्ट हैं ये, और थोड़ी सी इनके अंदर संशय नहीं है, भय नहीं है, शर्म नहीं है। जी विमलेंदु बोल रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलोगे टीवी में भैया, आप कुछ भी बोलेंगे विमलेंदु जी। मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन करेक्ट है भाई, बताइए जरा कौन करेक्ट है, बताइए। कैसी बात करते हो? अच्छा मैं बताता हूँ। दिवालियापन उसको होता है जो शब्दों का चयन इस प्रकार का करता है। आप एक नेशनल टीवी में बैठ करके किस प्रकार के अभद्र भाषाएं, दिवालियापन जो है वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति क्या है, दिवालिया हो, इस प्रकार की बातें करता हो। ठीक है बॉस, मैं टोकना नहीं चाहता था, अच्छी बात नहीं है इस प्रकार की बातें करना। और आप आज उसकी बात कर रहे हैं भैया, कौन से 1-1 किलोमीटर में 10-10 किलोमीटर में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जरा बता दीजिए। आप ही नाम बताता हूँ आपको। और उत्तराखंड में आप आज आइए ना, उत्तराखंड में साहब, हम तो बचपन से उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोग हैं। आपने देखा कहाँ है वहाँ त्रासदियाँ कितनी होती है? ये तो आज बड़ी त्रासदी, छोटी छोटी त्रासदियाँ इतनी होती हैं जो दिखती भी नहीं है लोग।
विपिन जी क्यों हो रही? अच्छा एक मिनट रुकिए, आप दोनों लोग आपस में झगड़ा मत करिए इशू में। विपिन जी एक मिनट परियोजना है, जरा बता दीजिए। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। विपिन जी मुझे ये बताइए कि ये जो जोशीमठ की घटना हुई है, अरे सुनो ना आपस में, एक मिनट सदुके, कभी करप्ट बोल दो, नाम गिनाओ ना, कहाँ पे करप्ट। सुनो, अरे विपिन जी एक मिनट सुन लीजिए आप लोग, आप बताइए, आप मुझे ये बताइए कि अच्छा सुनिए ना, आप एक मिनट, आप एक शब्द पकड़ के बैठ गए हैं। दिवालिया है, दिवालिया। सुनो, अरे विपिन जी थोड़ा सुन लीजिए। विपिन जी सुन लीजिए, आप लोगों की वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्या आप बोलते रहेंगे और जोशीमठ नहीं होगा? सब लोग वहां सरकारें चला रहे हैं और मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जोशीमठ में ये क्यों हुआ है, बताइए आप। आपको टोकना चाहिए, ऐसे शब्दों का उपयोग इन्होंने किया आपकी टीवी। अरे उस एक करप्शन शब्द या मेंटल प्रॉब्लम या दिवालियेपन के शब्द से जोशीमठ अगर ठीक हो जाए तो मैं अभी इनको सजा दिला दूं। क्या बात कर रहे हैं आप सर? एक शब्द पकड़ के आप उस पूरी डिबेट को बता रहे हैं। ऐसी गलत बात नहीं है, हम भी बोल सकते हैं ना नीरज भाई, हम भी तो बोल सकते हैं। विपिन जी सुनिए, आप एक मिनट सुन लीजिए, आप शांत हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। इनका ऑडियो डाउन करिए, विपिन जी का ऑडियो डाउन करिए, बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे दूसरे की। एक शब्द पकड़ के आप पूरी डिबेट को कर रहे हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि स्थिति क्यों बनी है, आप इस पे सोचिए ना। उनके करप्शन करने का मतलब ये नहीं कि आप घूस खा रहे हैं इसलिए सारी कुछ हो रही है। एक इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसमें प्लानिंग के पूरा साफ दिख रहा है कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, और आप इस बात पे झगड़ रहे हैं कि आपने मेरे को ये शब्द क्यों बोल दिया। अरे उस शब्द से इसका मतलब थोड़ी कि आप घूस खा रहे हैं इसलिए आप पिछले 40 साल से प्लानिंग क्या है मुझे बताइए ना विपिन जी, बताइए आप। जोशीमठ क्यों हुआ, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई? देखिए नीरज भाई, मैं इस प्रकार की कोई बात नहीं कहना चाहता था, मैं उनकी बात सुन रहा था, लेकिन आप पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी। चलिए मैं किसी को दोष नहीं देता हूं विपिन जी कोई दोषी नहीं। मुझे ये बताइए कि जोशीमठ में ये क्यों हुआ? विपिन जी छोड़ दीजिए आप, मैं उनको टोक दूंगा। आप मुझे ये बताइए ये जोशीमठ में जो हुआ ये क्यों हुआ, बताइए आप, ये घटना क्यों हुआ? हम सब लोग देखिए, ये तो आप एक्सपर्टीज आए हैं, एक्सपर्टीज बताएंगे क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं तो भूवैज्ञानिक हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल फेस उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं तो उत्तराखंड की परिस्थितियों से, जो सरकार जो कर रही है उससे। मनीष जी आपको पता है क्यों हुआ है? आपको नहीं, ठीक है विपिन जी फाइन, ठीक है आपको नहीं पता। मनीष जी आपको पता है क्यों हुआ है? आप मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए मैं 2-3 चीजें पहले ऐसे कहना चाहूंगा। ये जो हमारे मित्र अभी बोले थे कि ही वाज राइट कि ये कर्णप्रयाग में भी होने वाला है, धारचूला में भी होगा, पौड़ी में भी होगा, पॉलिटिकल ब्लेम नहीं दे रहा हूँ। बट जो मेरे भाजपा के मित्र ने कहा है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप सीधा साधा ऐसा कह दे कि पॉलिटिकल क्लास ही करप्ट है। आई थिंक आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहाड़ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आइडियली अगर हम सोचे एनवायरनमेंट का तो हमें अच्छा लगता है कि जंगल बढ़ रहे हैं, पर अगर आप पहाड़ के लोगों से पूछेंगे ना कि वहां के जानवरों का क्या हाल है, जिस तरह से वहां पे अटैक्स हो रहे हैं पहाड़ में, जिस तरह से बंदर आके खेत नष्ट कर देते हैं, तो ये इतना आसान सोल्यूशन नहीं है कि आप ऐसे ही बोल दें कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, आप ऐसे ही कह दें कि यहाँ पे करप्शन है या लोग। आपको एक संक्षिप्त रूप में मैं ये कहना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेवलपमेंट जो पहाड़ का होता है, इट इज अनफॉर्चुनेट कि ऐसे अटैक करने में, पर्सनल अटैक करने में मैं तो सहमत नहीं हूँ कि आप एक पूरी क्लास को। सर आप छोड़िए ना, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्यों हुआ ये? क्यों छोड़िए नीरज भाई, क्यों हुआ जोशीमठ में ये, मैं ये जानना चाहता हूँ। आई मीन यू कैन जस्ट, आप अगर किसी को करप्ट बोलते हैं साहब जस्ट बिकॉज। सर नहीं, करप्ट नहीं बोलना, चलो उनकी तरफ से मैं शब्द वापस लेता हूँ। अब आप मुझे बताइए जोशीमठ में क्यों हुआ था। मैं विमलेंदु की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं वापस लेता हूँ शब्द। आप बताइए जोशीमठ में ये क्यों हुआ, बताइए आप। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप मुझसे पूछ रहे टेक्निकली क्यों हुआ, मैं आपको तो बोल सकता हूं। तो जब अगर सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों लोगों को कुछ नहीं मालूम है, आप दोनों लोगों को नहीं मालूम है कि क्यों हुआ। सिद्धार्थ जी मुझे ये बताइए, कुछ नहीं मालूम है, जो आप ही कह रहे हैं ना कि मेरे को नहीं मालूम है, तो मैं सिद्धार्थ जी से पूछ लेता हूँ। सिद्धार्थ जी जोशीमठ में क्यों हुआ? दे रहे हैं आप वहां बैठ के हमें क्लीशेस दे रहे हैं। मैं ट्यूशन नहीं दे रहा हूं, आप दोनों लोगों ने कहा कि पता नहीं टेक्निकल लोग बताएंगे, तो मैं भूवैज्ञानिक से पूछ लेता हूं। सिद्धार्थ जी क्यों हुआ? सुनिए आप सिद्धार्थ जी को सुन लेते हैं। सर हमको भी नहीं पता, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा, आपको भी नहीं पता। सिद्धार्थ जी क्यों हुआ जोशीमठ में ये? सर दोबारा बताइए सर। जोशीमठ में अगर अभी वर्तमान स्थिति में ले लेते हैं तो ये इसलिए हुआ कि वहां की जलवायु अलग, वहां का भूविज्ञान अलग, वहां की वनस्पति अलग, और जो काम हो रहा है वो बिल्कुल उससे विसंगत है, मतलब कि कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन उससे संबंधित है। अब कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? तो लाइफ स्टाइल में कॉन्ट्रडिक्शन है, कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन है, रोड बनाने पर है। अब जहां पर पगडंडी होनी चाहिए उस स्थान पर आपने 4 लेन हाईवे बना दिया है,
वास्तविक रूप में इसको विकास नहीं कहते, इसको वृद्धि कहते हैं। विकास होता है तो विकास सस्टेनेबल होता है, और हम लोगों ने हमेशा सस्टेनेबल ही किया है। अगर आप सनातन इकोनॉमिक्स और सनातन मॉडल के बारे में बात करेंगे तो हमेशा सस्टेनेबल रहा है। यह जो पद्धति हम लोगों ने अपनाई है कि हम लोग ब्रिटेन की तरह का विकास करेंगे, यह औपनिवेशिक मानसिकता है। वह अपने पास में कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। हिमालय नवीन पर्वत है, और यही नहीं, आप शुक्र मनाइए कि अभी कोई अर्थक्वेक नहीं आया है। अगर कोई अर्थक्वेक आया और हिमालय में जिसमें अर्थक्वेक गैप है 7.5 रिक्टर स्केल पर भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो ऐसा विध्वंस होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विमलेंदु जी ने ठीक कहा है कि हम लोग वॉल्केनो पर है, शिमला वॉल्केनो पर है, उस रूप में टेहरी के ऊपर में ऐसी समस्या है। यहाँ पर आप इस पूरे पहलू को देखेंगे तो मालूम चल पाएगा। तो जो काम वहां नहीं करना चाहिए वह काम हम लोग करते हैं। आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल सरल एग्जांपल्स है कि जहां ठंड है वहां पर आप बनियान पहन कर जाइए तो आपको ठंड लगेगी ही लगेगी। हर एक जगह का एक समायोजन होता है, हर एक स्थान का एक अडेप्टेशन होता है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। हम लोगों ने उस अडेप्टेशन को ब्रेक कर दिया है। उतना ही नहीं, उस स्थान को हम लोग सोच रहे हैं कि मॉल बनाने की बात कर रहे हैं। जितने भी हिल स्टेशन है आप हिमाचल प्रदेश में देख लेंगे, बिलासपुर में मॉल है, मंडी में मॉल है। आप सोचिए क्या इन स्थानों पर मॉल की जगह है? ये तो रमणीक स्थान है, मनोरंजन के स्थान है, सुंदर स्थान है। यहाँ की सुंदरता अलग है, यहाँ की सुंदरता हवा है, और इस हवा में अगर आप डीजल का धुआं सूंघते हैं तो क्या होगा? जाते लोग हैं इसलिए कि वहाँ थोड़ी साफ हवा मिलेगी। आप उत्तराखंड क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि आपको थोड़ा सा पीस मिलेगा, हरियाली देखने को मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन वहाँ पे भी वही मॉल, वहाँ पे भी वही सब। तो ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो मेरा सवाल है कि जो विकास का मॉडल होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। वही बात सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं कि जहाँ जो चीज़ नहीं हो सकती उसको ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप। अब मैं डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, वरना मेरा तो सवाल ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली और मुंबई का विकास किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए ना किस तरीके से बेतरतीब जंगल खड़े किए जा रहे हैं कंक्रीट के, कोई सेंस लगा रहा है उसमें? अभी कहेंगे तो आदमी कहेगा आप मेरे को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे भैया कम से कम देख तो लो, बारिश में क्या होता है दिल्ली जैसे शहर में, पानी भर जाता है। हर साल हम लोग एक शो करते हैं कि हवा खराब हो रही है। आप कह दीजिए साहब विकास विरोधी हूं मैं, ऐसा नहीं होता सर। हर चीज़ का एक तरीका होता है, और एनवायरनमेंट के साथ हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये हमको नुकसान करेगा। छोटा सा ब्रेक, कंटिन्यू करते हैं इस बात को। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जोशीमठ की इस आपदा के बारे में, जहां बहुत सारे लोगों को अपना घर, अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा, जहां उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारा है। और ये एक ऐसी मुश्किल का दौर है जहां पे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो अगर झगड़ा शांत हो गया हो, गुस्सा शांत हो गया हो, तो समय कम है इसलिए एक एक कमेंट में सबसे लेना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी जोशीमठ में क्या होगा? मतलब वहाँ पूरा खाली कराना पड़ेगा? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। विपिन जी आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं। खाली कराना पड़ेगा पूरा, या कुछ हिस्सा उसका है जहाँ पे ये दिक्कत है उसको ठीक करना पड़ेगा? कैसे क्या होगा जोशीमठ में अभी? देखिए नीरज जी, अभी सेंटर की टीमें भी, एक्सपर्ट की टीमें वहाँ आई और स्टेट की टीमें भी। अब वहाँ पर जिस प्रकार से जहाँ पर जो शॉर्ट टर्म्स अगर जो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो कहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है, उस जोन को 4 जोनों में हमने बांटा है। वहाँ पर 4 जोनों में उन्होंने कहा कि 4 जोनों में हम इस रिपोर्ट्स को देंगे, तो उसमें किस प्रकार से हो सकता है, जहाँ पर ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, उनको हम जो हमने चमोली में और पीपलकोटी में जो शिविर बनाए हैं वहाँ पर लोगों को भेजा। और सरकार को जैसे ही रिपोर्ट आएगी, सरकार इसमें हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्णप्रयाग में और कर्णप्रयाग से ऊपर गौचर के नजदीक भी जमीनों की तलाश शुरू की है कि किस प्रकार से अगर जो दीर्घकालिक योजना हमें बनानी पड़े, लॉन्ग टर्म योजना हमें बनानी पड़े, पुनर्वासित करना पड़े, तो उस पर भी सरकार काम करती है। इस समय नीरज जी हमको पहले जो ये संकट आया है, इसमें जो लोग राहत हुए हैं, जिनके घरों में रहने के लिए जगह नहीं है, उन सब लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। उन लोगों को आज हमने एक परिवार जो शिफ्ट हुए धीरे धीरे, क्योंकि बहुत समय तक हम सब लोग जानते हैं जब घर होता है तो उसको छोड़ना, वहाँ एक चीजें वो कैरी करके ले जा रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी कैरी करने का काम शासन करता है। हमारा यही अभी जब तक रिपोर्ट से नहीं आ जाती हैं कि ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा या ट्रीटमेंट होगा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अगर जो कोई बताएंगे तो यही लोग बताएंगे। आज भी
कुछ लोग दिल्ली की एक्सपर्ट टीम आई थी, उनको चॉपर से वहां एयर ड्रॉप किया गया। हमारा विपिन जी, ये बात विपिन जी, ये तो ऑब्वियसली की मतलब रिपोर्ट आई उससे पता लगा। मैं अनुमान के आधार पर, क्योंकि आप लोग उस इलाके के रहने वाले हैं तो ज़्यादा समझते होंगे, क्या ऐसी संभावना हो सकती है क्या? नॉट ऑफिशियली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सरकार में तो आप बोल नहीं सकते कि पूरा जोशीमठ ही मतलब खाली कराना पड़े, क्योंकि अब हो सकता है कि डर लगेगा लोगों को कि वहाँ क्यों रहे, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता? देखिए नीरज भाई, ये तो सड़कें हैं। अब आप कहेंगे ये सड़कें हैं और सड़कें जहाँ पर है वहां पर भूस्खलन हो रहा है। मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता था, रहने वाला हूँ, ऐसे गांव का रहने वाला हूँ जहाँ पर सड़कें भी नहीं, वहां पर भी भूस्खलन होता है। तो पहाड़ों के अंदर देखिए किस प्रकार से कहाँ पर कौन सी आपदा आ जाए, किस समय किस प्रकार की आपदा आ जाए, इस पर तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा आ जाए तो कोई पता नहीं होता। अब केदारनाथ में इतने लोग थे, फ्लड आ जाएगा, इतने लोग बह जाएंगे, तो किसी को नहीं पता। लेकिन दीर्घकालीन योजना अगर जो बनाना सर, जहाँ पे जी, जहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज्यादा मतलब रिस्की जोन है, या जैसे अभी हो गया, घरों में दरार आ गई, लोगों के अंदर हो जाएगा ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा। विपिन जी, मनीष जी, आप बताइए, क्या वाकई जोशीमठ बचेगा? बहुत ब्लंट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, या एक नया जोशीमठ क्रिएट करना पड़ेगा, लोग वहां से रिप्लेस करना पड़ेंगे? देखिए, मैं फ्यूचर तो आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग ऑलरेडी कह रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर साथी हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी कह चुके हैं, जिस पे काम किया है, कि 1 साल में आपका जोशीमठ रहेगा नहीं। पर मेरा ये मानना है, मेरा अपना पर्सनल मानना, मैं टेक्निकल आदमी नहीं, पर मेरा ये मानना क्या होगा मैं आपको ये बता सकता हूँ। आपदा फिर से आएगी पहाड़ में, आप हम जैसे लोग फिर से यहाँ पे बात करेंगे, और जब तक जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो सोसाइटी के हैं, सोशल ग्रुप्स ले लीजिए, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ले लीजिए, जब तक उनका रोल पॉलिसी में डायरेक्टली नहीं आएगा, जब तक हम डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं करेंगे कि पहाड़ सुरक्षित रहे, कच्चा पहाड़ है, पर पहाड़ की लोगों की समस्याएं जो हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, हेल्थ की, चिकित्सा की, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर शायद 1-2 साल में आप और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और यही मुद्दे हो रहे हैं कि इसके कारण क्या है, ये क्या किया जा सकता है और हम इसको क्या करें। ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ ना। दूसरी बात ये आ गई कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन पर्सनल है, देखिए मैं आपको सिनिकल हूँ, मैं भी मीडिया में था, मुझे लगता है कि जब अगली न्यूज साइकिल आएगी तो ये हमसे भूल जाएंगे, आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। उसके बाद कोई और न्यूज आएगी, वहां पे हम इन्वॉल्व हो जाएंगे और मेरे भाजपा के मित्र और मैं यहाँ पे फिर से किसी और चीज पे शायद लड़ेंगे। बट बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम दोनों पहाड़ से, हम सब पहाड़ से हैं, कि पहाड़ की जो डेवलपमेंट है वो ऐसे तरीके से हो रही है। आप पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी का छोड़ दीजिए, खुद जो दुख लगता है जिस तरह से रोड फाड़ी गई हैं, जिस तरह से टनल बन रहे हैं, तो जो भी सरकार आएगी, जो भी राजनीतिक होगा, मैं एक्सपर्ट्स की बात भी कर रहा हूँ साहब, उनकी भी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम ये डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं, कि जो पहाड़ के लोगों की जो परेशानियां हैं, वो जो मेन जो मुद्दे हैं, उनका सोल्यूशन भी किया जाए और डेवलपमेंट भी की जाए। अब आ जाए जोशीमठ पे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जोशीमठ में अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा ये ट्रेजेडी आगे जाएगी, ये पहाड़ डूबे सिंक करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट, मेरे को नहीं पता। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इतना ज्यादा 25,000 लोगों का रिहेबिलिटेशन करना मेरे को ये बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। उससे मेरा पर्सनल मानना है कि आपको अगर ये करना चाह रहे हैं तो सेंटर को इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इसको एक नेशनल डिजास्टर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर आप ये करना चाह रहे हैं। और आखिर में मैं बोलिए जी, मैं आता हूँ दोबारा आपके समय थोड़ा कम है। विमलेंदु, आपको क्या लगता है कि ये, चूंकि एक ऐसी सिचुएशन है कि अब इसमें लोगों के मन में भी तरह तरह के सवाल होंगे, और विपिन जी और दोनों लोग सही कह रहे हैं मनीष जी, कि वहाँ इतने सारे लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड है, वो वहाँ रहते हैं, उनको आप एकदम से ले जाएंगे, तो मुझे थोड़ा ये समझाइए कि वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इलाके में ही ज़्यादा समस्या हो, पूरे उसमें ना हो, लेकिन जैसे कह कुछ लोग ये आवाज़ सुनी, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि नहीं, अब तो पूरा आपको हटाना ही पड़ेगा वहाँ से लोगों को। नहीं, देखिए, भले ही उसमें कष्ट हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जोशीमठ का दी एंड हो चुका है, चाहे वो अभी या फिर कुछ समय में। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो न्यू जोशीमठ हो, उसको, उसकी हम कल्पना और उसको हम कैसे स्थापित करते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम जो नए, जो बाकी जगहों पे जोशीमठ जैसी स्थिति आ रही है, वो अंत तक ना पहुंचे, उसके लिए हम क्या ठोस कदम पहले से उठा सकते हैं। साथ ही साथ होटल्स को और लोगों के घरों को तोड़ना और लोगों को विस्थापित करना तो एक चीज है जिसपे सरकार तत्पर है, लेकिन वो बाकी जो बड़े कारण हैं, जो टनल्स हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं,
उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते हैं? उसको हम ऐसे, इसको हम क्यों इतना समझते हैं कि उसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे विकास होगा? उससे विनाश हो रहा है। उसकी समझ के बारे में ही मैं जब कह रहा था, जिस शब्द से दिवालियापन एक खराब शब्द नहीं है, जो मैं कह रहा था कि वो समझ बनाना बहुत आवश्यक है हमारे पॉलिटिकल क्लास को कि जीने का अधिकार बहुत ही आवश्यक है। और उसी तरह से पहाड़ों में, जो पहाड़ में लोग रह पाए, खुशी से रह पाए, पहाड़ भी रह पाए, हमारी नदियां भी रह पाए, उसके लिए एक उस संगत में विकास बहुत आवश्यक है। तो यही मैं कहूंगा कि नया जोशीमठ अच्छा हो और अगला जोशीमठ ना हो, उसके ऊपर प्रयास करें तो शायद अच्छा होगा। विपिन जी, क्या डेवलपमेंट मॉडल पे रीथिंकिंग का समय आ गया है, खासतौर पे पहाड़ों के इलाकों में जो होता है? देखिए नीरज जी, अभी हमारी सरकार ने आज भी बोला है कि हम 26 जो टाउनशिप, नई टाउनशिप, और जहां पर इस प्रकार की ओवरलोडिंग हो गई है, ओवर फ्लोइंग हो रही है, जहां पर उस सब चीजों को भी हम देखेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर देखिए, अभी आपने कहा कि लोग जाते हैं वहां पर सुंदरता में, खंडूरी जी ने भी बोला 68% हमारे यहाँ बंद है। हम लोग इतनी, ये तो आपदा नीरज भाई, ये आपदा तो दिख रही है, जो आपदा एक गांव के अंदर एक हमारी घास काटने वाली बहन जाती है जंगल में, उस पर जब चीता झपट जाता है, वो आपदा है। आज हमारे लोग जो है छोड़ के इसलिए खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुअर आ रहे हैं, क्योंकि जंगल आच्छादित। अब हम जंगल को समाप्त कर सकते नहीं है। जंगल को आच्छादित करना, उत्तराखंड के लोग तो पहाड़ में आंदोलन हुए हैं, साफ चिपको आंदोलन हुआ, इसी जोशीमठ की धरती से हुआ है, रैणी गांव से हुआ है कि पेड़ लगाने चाहिए। हमारे यहाँ तो पेड़ लगाने की परंपरा है। तो निश्चित रूप से सरकार एक बेहतर प्लान लेकर के जो आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर और स्थानों पर इस प्रकार की चीजें न हो, इस पर काम कर रही है और जल्द ही बेहतर रिजल्ट हमारे उत्तराखंड के अंदर देखा जाए सरकार की हमारी। जी, मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करता हूं आप लोगों के साथ कि मैं 96-97 में बहुत थोड़े समय के लिए IIM लखनऊ में रिसर्च एसोसिएट था। तो मैं गढ़वाल के इलाके में, कोटद्वार, उससे ऊपर श्रीनगर, इस इलाकों में गया था और मैं करीब 15-20 दिन वहाँ रहा था। तो मुझे जाना पड़ता था वहाँ पे PSU बैंक्स के लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना। तो मैं बहुत दूर दूर के जाता, जब मतलब ऐसे ऐसे इलाकों में गया जहाँ पे एक-एक, दो-दो गांव या बहुत छोटे छोटे गांव होते थे और बहुत टफ लाइफ वो जीते थे। मतलब बहुत दूर पे गाँव, एक बस जाती थी। आपको हंसी आएगी कि मैं जब सुबह 10 बजे गया तो उस कोटद्वार के जो गोमो है उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है, आप तो यहाँ के लगते नहीं। हमने कहा मुझे गांव जाना है। बोला मत जाइएगा, आप रात में जाइएगा क्योंकि वो बस एक ही बार जाएगी और उसी से आपको लौटना है। ऐसी दुर्गम स्थिति में लोग रहते हैं और मैं वहाँ गया, वहाँ के लोगों से मिला, बातचीत की। तो मैंने उनसे एक बहुत सुलभ सा सवाल पूछा, तब मैं बहुत यंग था उस समय। मैंने कहा कि आप लोग इतनी टफ सिचुएशन में क्यों रहते हैं सर, कि एक बस दिन भर में आती है जिससे आपको पता लगता है कि वो खाने पीने का सामान लेके आएगी। तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारा इस मिट्टी का प्रेम है, हमको पैसे की इतनी कमी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पेंशनर हैं, फौज में नौकरी करते हैं या कहीं कहीं करते हैं, तो पैसा नॉट इशू, उस जगह सा प्रेम है उनका जिसके वहाँ रहते हैं इतनी टफ सिचुएशन में भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस प्रेम को उनसे मत छीनिए, उस पहाड़ में उन लोगों को सुविधाएं दीजिए, विकास करिए, जरूर करिए, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि वो घर छोड़ना पड़े। आप सुनिए आज कितने लोग कह रहे हैं कि मैं 40 साल से रह रहा था, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो कहाँ जाएंगे उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो प्रेम है लोगों का उस इलाके से, उस जगह रहने का, उसको बचाने की ज़रूरत है। और पहाड़ों के विकास के जो मॉडल्स हैं उसमें डेफिनेटली यार रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अंधाधुंध अगर आप यंग माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयन, वो इतने सख्त नहीं है कि आप वहाँ पे ड्रिलिंग करके नीचे टनल बनाए और पहाड़ पे कुछ होगा ही नहीं। कई लोग तो बताते हैं कि ट्रक गुजरता तो ऐसा लगता है कि पहाड़ हिल रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो रीथिंकिंग की ज़रूरत है। मनीष जी और विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा इस पर कभी डिबेट न करें जैसे मनीष जी कर रहे थे। मेरी कोई इच्छा नहीं मनीष जी कि हम ऐसे विषय पर दोबारा डिबेट करें, हम तो चाहते हैं कभी ये आपदा आए ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।